जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने यहाँ 2 क्वेश्चन पिकअप किया है और रियल एनालिसिस का पार्ट बी का ही है 20 नवंबर 2020 का। जो मेरी सीरीज चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या क्या कंसेप्ट छुपे हैं, क्या क्या लॉजिक छुपी हुई है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 24 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि द सीरीज, अब ये सीरीज दी हुई है x बिलोंग्स आर, ठीक है, कन्वर्ज। सीधे पूछ दिया गया कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है, आपको पता करना है। कह रहा है कि ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यूनिफॉर्मली ओनली दिस, यूनिफॉर्मली दिस, यूनिफॉर्मली दिस। मतलब ये है कि हमें इस सीरीज के कैरेक्टर के बारे में पता करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं। तो थोड़ा एक बार जरा सीरीज देख लिया जाए। चलते हैं, पहले सोल्यूशन ले लें हम। ये है समेसन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव -1 रेज टू दी पावर n इंटू साइन nx अपान n log n। ये हटा दिया हमने, दिस इज द योर नेचुरल लॉग ईयर। ठीक है, ओके। अब -1 रेज टू दी पावर n देखने के बाद जो है ना, दिल बल्ले बल्ले हो जाता है, बल्ले बल्ले करने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिरिचलेट साहब या एबेल साहब का हमारा टेस्ट अप्लाई हो जाए। क्योंकि जो डिरिचलेट साहब का टेस्ट ये कहता है कि अगर समेसन un इंटू vn इस टाइप की कोई सीरीज आपके पास है जिसमें ये जैसे सीक्वेंस un है, दिस सीक्वेंस अगर ये मोनोटोनिक हो और ये 0 पे कन्वर्ज करता हो, और ये जो सीरीज समेसन vn है इसका nth पार्शियल सम अगर बाउंडेड है, तो ये जो मेरी सीरीज होती है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। बड़ा एक फेमस रिजल्ट हमारा डिरिचलेट साहब का है। तो यहाँ जो है वो कैसा सीक्वेंस है, ये ऑलवेज कीप इन माइंड, बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि ये हमारा मोनोटोन है। मोनोटोन का मतलब ये है कि या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद दूसरे साथ क्या कंडीशन भिड़ी हुई है? दूसरी कंडीशन ये भिड़ी हुई है कि इसकी जो आप लिमिट निकालेंगे वो 0 पे कन्वर्ज होना चाहिए, और ये सीरीज जो है बाउंडेड होनी चाहिए, तब ये कंबाइंड सीरीज के बारे में हम बात कह सकते हैं। यहाँ तो जैसे आप समेसन -1 रेज टू दी पावर n अगर ले लें तो यहाँ तो मिल जाएगा कि दिस ये बाउंडेड है आपका, यानी टर्म इसका बाउंडेड है। बट ये जो है हमारा मोनोटोन नहीं है, तो डिरिचलेट साहब थोड़ा यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि जब इस टाइप की कोई सीरीज़ थोड़ी लंबी चौड़ी है ना, तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि थोड़ा डिरिचलेट और एबेल टेस्ट भी आप एक बार ज़रूर ध्यान दौड़ाइएगा। और इस क्वेश्चंस को लेने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो यही है। और अभी हम जब इसको आगे लगाएंगे ना तो और मेरे उद्देश्य क्लियर होते जाएंगे कि क्यों हमने इस क्वेश्चंस को पिकअप किया है, रीज़न क्या है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास कोई ये सीरीज इस टाइप की है, जैसे ये समेसन fnx दिस, ये जो है सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है, इस टाइप की अगर सीरीज बनी है तो जो यमियन टेस्ट है ना, बड़ा धाकड़ टेस्ट है। कैसे लगाते हैं? सबसे पहले काम ये करिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ fnx निकालिए, वो तब जब साइन और कास दिया हो। तो -1 रेज टू दी पावर n साइन nx अपान n रेज टू दी पावर log n। अब जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, और साइन nx मॉड ऑफ साइन nx लेस देन आर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर पिकअप करेंगे, इसकी जो साइन nx की जो साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो मॉड है वो लेस देन आर इज इक्वल टू 1, ये तो सबको पता है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 अपान n रेज टू दी पावर log n लेस देन आर इज इक्वल टू। अब सिंस ये पॉजिटिव है, अगर n पॉजिटिव है, n 1 से शुरू है लिखेंगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव अगर आ रही है तो मॉड कह रहा है कि साहब मुझे हटा दीजिए। पॉजिटिव के अंदर मॉड लिखना थोड़ा इसकी हीनता होती है, भाई तौहीनी है तो मॉड की तौहीनी मत करिए, मॉड को हटा दीजिए। चाहिए कि साहब आप प्रेम से बाहर हो जाइए, हट जाइए, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखना ना थोड़ा उसकी तौहीनी समझी जाती है। मॉड कहता है ये साहब थोड़ा जुल्म मत करिए मेरे साथ इस प्रकार का। ये हो गया मेरा मॉड ऑफ fnx लेस देन आर इज इक्वल टू दिस। और इसी को यमियन जो टेस्ट है वो साहब ये कहता है कि ये यमियन मेरा हो गया।
1 अपान n log रेज टू दी पावर n, 1 अपान n रेज टू दी पावर log n। अब अगर ये सीरीज अगर कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो जो मेरी ये सीरीज है, जो इनिशियल सीरीज है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा और हम यहाँ करते हैं, यहाँ ये जो चीज़ हो रहा है ना, वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, पूरे रियल नंबर के लिए, क्योंकि साइन एन एक्स की जो वैल्यू लेस देन आर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए होती है, केवल रियल नंबर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं। ठीक है, ओके। अब आते हैं, इसकी तलाश करते हैं। अच्छा, दूसरा जो मेरा उद्देश्य था इस क्वेश्चन को उठाने के पीछे ना, यही था जो ये आया है यहाँ, यानी अब मुझे इस सीरीज़ की बात करनी है। अब ये सीरीज़ जो है पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज़ है, राइट, ओके, क्योंकि n की जब भी कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 आप लिखने जाएंगे तो ये मेरी पॉजिटिव सीरीज़ बनेगी। अब जब पॉजिटिव सीरीज़ अगर बन गई तो साहब कंपैरिजन टेस्ट से लेके कुमर टेस्ट तक चीज़ें चलती हैं, डी मार्गन बर्टेंड है, लॉगरिथमिक है, रॉबिज है, रेशियो टेस्ट है, कॉची टेस्ट है, बहुत सारी टेस्ट है। उसके बाद ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट चलता है, टेस्टों की भरमार है। तो इस स्तर के कॉम्पिटिशन्स में जब हाल में आप बैठे हैं तो फिर वो भरमार वाली बात तो करेंगे ही नहीं, तो उसके लिए थोड़ी हम यहाँ बात करने जाएंगे, कैसे इसको हम लोग जो है शॉर्ट आउट करेंगे। ये समेसन अब un हो गया, और यहाँ जो मेरा un है 1 अपान n रेज टू दी पावर log n। अच्छा, एक बड़ी कॉमन बात बताई जाती है, जनरली हम भी लेक्चर्स के दौरान ये सब बातें करते रहते हैं क्लास में, कि जब सीरीज को आप टेस्ट कर रहे हो ना, और पावर्स की बात दी हो, n के पावर्स में अगर n का पावर है तो यूज कॉची nth रूट टेस्ट, ये टेस्ट यूज करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un रेज टू दी पावर 1/n। जनरली ये सलाह दी जाती है कि अगर un में n का पावर है तो यूज द कॉची nth रूट टेस्ट। सब टेस्टों को थोड़ा अलग कर दीजिए, कॉची रूट टेस्ट को आप अप्लाई करिए, आपको जवाब जनरली मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो इसकी लिमिट की वैल्यू आएगी, इसके लिए वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब वैल्यू 1 आ जाती है तो टेस्ट कहता है कि साहब मैं फेल हूँ, हमें कोई मैं डिसीजन नहीं कर सकता हूँ ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ वो मैटर फंस जाएगा। अब जरा यह एक चीज़ देखिए कि कितनी ये जो क्वेश्चन सेट हुआ है, कितनी इनिशियल स्तर से क्वेश्चन सेट हुआ है, और वो जो इनिशियल स्तर है हम उस पर आपका दिमाग लाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर सोचें। जैसे समेसन 1 अपान n रेज टू दी पावर log n है। अगर मैं इसको तोड़ दूँ, देखिए क्या आएगा। 1 अपान 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 + 1/2, यहाँ log 2, 1 + 3 यहाँ हो गया log 3, 1/10 log 10 प्लस n.1, ऐसे चीज़ें चलेंगी। अच्छा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 के बाद जो भी वैल्यू लिखेंगे 1 से बड़ी लिखेंगे। तो जरा ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ जरा ये तो समेसन 1 अपान np देखिए, कहता है इज कन्वर्जेंट है, बड़ी फेमस चीज़ है ये ऑक्सिलरी सीरीज़ की जो ये कंडीशन है, कब कन्वर्ज होगी कब डाइवर्जेंट होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। समेसन np इज कन्वर्जेंट इफ़ p ग्रेटर देन 1 है, और ये डाइवर्ज करती है जब p लेस देन r इज इक्वल टू 1 है, तो ये डाइवर्ज कर जाती है। ओके। अच्छा, अब n यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 है, हम 1 से शुरू किए हैं और अनंतों टर्म तक हमने सम किया है, तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहे अगर यहाँ इससे लिखना शुरू कर दें, तब भी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। कुछ सीरीज के कुछ टर्म छोड़ देने से सीरीज के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, हाँ सम पे डिफरेंस हो जाएगा। उसका सम क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो कुछ टर्म को हटा दें, कुछ टर्म को हम फाइनाइट टर्म को ऐड कर दें, तो उसके कन्वर्जेंस के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सीरीज ये कहती है साहब कुछ टर्म हमारे अंदर जोड़ दीजिए या निकाल दीजिए, अगर हम कन्वर्ज हैं तो कन्वर्ज ही रहेंगे, डाइवर्जेंट होने नहीं जा रहे हैं, मानव हैं तो मानव ही रहेंगे, दानव नहीं होंगे। तो समेसन 1 अपान np कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 है। तो ज़रा यहाँ आइए, अब एक चीज़ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो समेसन 1 अपान n log n है, अगर मैं n ग्रेटर देन 10 के बारे में बात करूं, n ग्रेटर देन 10 मैं ले लूं,
तो जब ये मेरी जो सीरीज बनेगी ना, या 10 से जब बड़े लिखेंगे तो फिर होगा क्या कि इस पे जो पावर आ रहा है वो 1 से बड़ा हो रहा है। तो अगर n के पावर अगर 1 से बड़ा है तो वो जो सीरीज़ मेरी बनेगी, जो इनफाइनाइट जो मेरी सीरीज़ बनेगी, वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी बाय दिस कंसेप्ट। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको यहाँ यूज किया गया है। अगर आप टेस्ट लगाएंगे ना, फिर टेस्ट लगाते रहेंगे तो फिर वो उस भंवर जाल में फंसेंगे तो यू हैव इन प्रॉब्लम। तो जब भी n के पावर अगर कहीं कुछ है तो मेरी एक जो है दूसरी जो सलाह है वो बड़ी ज़बरदस्त सलाह है, वो ये है इसको आप ज़रूर देखें। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं लाग प्रेजेंट है तो समेशन 1/log(n)p को एक बार ज़रूर आप ऑब्जर्व करें कि अगर ऐसी कोई सीरीज़ दी हुई है n log(n) में, पावर नहीं है, अगर इस टाइप का है मल्टीप्लिकेशंस में, तो इस सीरीज़ पे ज़रूर आप ध्यान दें। ये भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है p ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन आर इज इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होती है। लेकिन यहाँ जो सीरीज़ है मेरी n⁻log(n) है, मतलब यहाँ है n के पावर p, और ये कन्वर्जेंट होगी अगर p ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन ये नहीं कि मैं n कहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, अभी हमने कहा n 1 से लिखेंगे तो कन्वर्जेंट है ही है। अगर मैं 10 लाख टर्म को छोड़ने के बाद अगर लिखूँ तब भी तो मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। यहाँ 10 टर्म छोड़ने के बाद जो मेरी सीरीज़ बनेगी ना, वो जो पावर आएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर नंबर आप 1 2 3 4 5 6 व्हाटसोएवर आप लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अगर इसका पावर 1 से बड़ा हो गया तो फाइनली जो सीरीज आएगी वो मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट विद द कंसेप्ट ऑफ दिस, राइट। तो फाइनली मेरी ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाई पी टेस्ट, नो, हमारा जो पी टेस्ट का जो कंक्लूजन करता है समेशन 1/np, और उसको हम ध्यान में रखें और इसको 10 टर्म हम छोड़ दें, 10 टर्म के बाद लिखें तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो 10 टर्म का अगर सम करेंगे तो इनफाइनाइट कहीं आ ही नहीं रहा है। यहाँ 0 n इज इक्वल टू 1 पे 0 मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। n इज इक्वल टू यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके पावर अगर 0 करेंगे 1 के पावर 0 तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये कभी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा है, मतलब हैव ए फाइनाइट नंबर। तो 10 टर्म तक सम करेंगे तो भी तो फाइनाइट आएगा। तो अल्टीमेटली दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। तो अगर ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो गई तो एमियन टेस्ट ये कहता है कि दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो ये आई है, कुछ x के लिए नहीं आई है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R आई है, सभी रियल नंबर के लिए आई है, यानी सभी रियल नंबर के लिए ये सीरीज हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब तो फिर रस्म अदायगी की बात रह गई है, ऑप्शन देखना रह गया, तो देख लीजिए। तो एक ही ऑप्शन ट्रू है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनिफॉर्मली फॉर ऑल x बिलोंग्स R, ये प्रूफ ही हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो फिर देख लीजिए ओनली 1 ऑप्शन, बाकी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, कैंसिल हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो मेरा उद्देश्य था लिखने का ना, वो ये था बस। ये अगर आ गया है तो टेस्ट मत लगाइएगा, आप इस पे ज़रूर एक बार दिमाग दौड़ाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो जब भी इस टाइप का कोई सीरीज़ अगर आए तो मेरी सलाह है एक बार ज़रूर इसको आप देखेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं जवाब मिलता है तो भाई फिर तो चक्कर घिन्नी की तरह नाचना ही है, टेस्ट की दुनिया में हमें आपको उतरना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो हैं भाई, सब पार्ट्स हैं इसके। कभी कभी कुछ क्वेश्चन लेंदी भी दे देते हैं भाई, 3 घंटे का पेपर बना है तो लेंदी बनाएंगे ही, सब क्वेश्चन तो शॉर्ट आउट नहीं कर देंगे तुरंत हो जाए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये सेट हुआ था उस बार, देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या है, कितनी खूबसूरती से इस क्वेश्चंस को डिज़ाइन की गई है, उसको भी थोड़ा देखा जाए। आइए चलते देखते हैं। कह रहा है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि लेट f सच दैट n to n बी ए बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, f लग गया फंक्शन है और वो फंक्शन बाउंडेड है, हो गई बातें। और यहाँ ज़रा कमाल देखिए, ये दोनों चीज़ें कमाल हुई हैं कि जो फंक्शन है उसका डोमेन जो मेरा है नेचुरल नंबर से आता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। अब यहाँ ध्यान होना चाहिए, नॉट ट्रू है ना, ये भी एक बड़ा जाना पहचाना अस्त्र है
नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स का कि नाट दे देते हैं और आदमी अधिकांशतः ट्रू खोजने की तलाश में रहता है। तो मैं यहाँ फॉल्स खोजूँगा और मेरा यहाँ जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मुझे नॉट ट्रू की ही बात करनी है। अब सीधे पूछ दिया गया कि लिमिट सुपीरियर एफएन की बात की गई है, लिमिट इन्फीरियर एफएन की बात की गई है। जस्ट इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर देखा है, लेकिन वहाँ जो देखा वहाँ सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन देखा है, सीक्वेंसेस ऑफ सेट देखा है। ये जो भी है एफ सच दैट एन टू एन डेफिनेटली दिस इज ए सेट हियर, सेट ही बनना है। जो भी नंबर्स आएंगे वो सेट ही है, सेट की दुनिया से कोई बाहर नहीं होने जा रहा है। बट वहाँ जो मेरा है वो सीक्वेंसेस ऑफ सेट है, वो है। और यहाँ क्या है, सीक्वेंसेस नहीं है, एक सिंगल हमारा सीक्वेंस है। मैं सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में भी थोड़ा बात कर दूँ, बात आगे आ गई है। यहाँ एफ सच दैट एन टू एन ये है, कह रहा है कि ये बाउंडेड है। तो पहले ये आइए, पहले इनकी थोड़ी एनालिसिस हो जाए, ये है क्या। मुझे पता है कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर है तो सीक्वेंस हो जाता है, तो निर्विवाद रूप से एफ इज ए सीक्वेंस। ओके, नो डाउट। ये तो डोमेन चिल्ला के कह रहा है कि साहब मैं एक सीक्वेंस हूँ, मैं एक सीक्वेंस हूँ, तो ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस है कैसा, कह रहा है कि सीक्वेंस के जितने सारे नंबर्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर में ही आ रहे हैं। जनरली सीक्वेंस ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट एन टू डी और डी सबसेट ऑफ द आर रियल नंबर, ये लिखा जाता है। अब यहाँ कह दिया नहीं, जो रेंज है, जो सीक्वेंस का जो रेंज है ना, वो नेचुरल नंबर में ही रहेगा और सीक्वेंस बाउंडेड भी है। गजब का तमाशा हुआ है, यानी इस लाइन ने गजब का तमाशा क्रिएट कर दिया है। एक आपके पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस बाउंडेड है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो रेंज है वो नेचुरल नंबर से ही आ रहा है। तो 1 होगा, 2 होगा, 100 होगा, 10 लाख होगा, 20 करोड़ होगा, जो भी होगा वो सीक्वेंस से होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड नहीं होगा। यानी सीक्वेंस का मेरे नेचुरल नंबर्स के ही कुछ नंबर होंगे, अब जो नंबर हो, चलिए कोई बात नहीं है। बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि वो इन्फिनिटिव नहीं होगा। कम से कम ये हो गया कि मतलब ये हो गया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एफ एन निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, क्योंकि सीक्वेंस है, बाउंडेड है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स मिलेगा, राइट। यानी हमें लिख देना बाउंडेड, क्या मिलेगा लिख दे रहे हैं बाउंडेड, आप भी नोट करिए, बाउंडेड सबसेट ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर। ये होगा ना, ये जो मिलेगा, ये जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, बाउंडेड सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, बस हो गया। यानी इस लाइन से ये बात क्लियर होती है। बाकी कुछ लाइन लिखी ही नहीं है, बाकी सिंपली लिखा है कौन से इसमें स्टेटमेंट फॉल्स है वो देखना है। अच्छा, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का क्या मतलब होता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले का वीडियो लेक्चर्स हमारा सीक्वेंस पे है और हमने बड़ी डिटेल्स में वहाँ बात लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की है। एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ ऑलरेडी लेक्चर्स प्रेजेंट है, तो जिसको अगर कुछ सीखना है तो वीडियो लेक्चर्स को खोज के देख सकता है, वो सीक्वेंस में बना है ऑलरेडी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन, अगर आपके पास फाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं तो उस फाइनाइट में जो सबसे बड़े होंगे वो लिमिट सुपीरियर का कंसेप्ट होता है, और जो सबसे छोटा मिलेगा वो लिमिट इन्फीरियर का होगा। कोई बात नहीं। तो जो यहाँ हमारी लिमिट सुपीरियर एफ एन जो भी आएगा फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर एंड फाइनाइट नेचुरल नंबर लिख दें तो थोड़ा बात और क्लियर हो जाएगी। ये हो गया। और लिमिट जो इन्फीरियर एफ ऑफ एन निकलेगा, ये भी मेरा वही होगा, फाइनाइट नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका स्टेटमेंट में ऑप्शन कौन कौन सा कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर एफ ऑफ एन बिलोंग्स एन। पक्का सही बात है, 100%। दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रू ईयर, ट्रू है ये। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन जो निकालेंगे डेफिनेटली फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ही। ठीक है, ओके। ये दो लाइनें हैं ना, इस लाइन से हमने निकाला ना ये। अब देखिए कौन कौन सा टैली कर रहा है। डेफिनेटली ये भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, थर्ड कर रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ एफ एन प्लस एन की बात निकालनी है। अब यहाँ देखिए
इन्फीमम ऑफ एफ एन प्लस एन ये निकालना है। तो ये इन्फीमम ऑफ एफ एन जो है, जो वैल्यू मिल रही है जब आप निकालेंगे, तो ये तो आपका बाउंडेड है, नेचुरल नंबर्स कोई फिक्स नंबर है। लेकिन जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में यहाँ एन ये हो रहा है तो फिर इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा, और इन्फिनिटिव प्लस ए फाइनाइट नंबर डिफिनिटली इन्फिनिटिव, तो ये इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट तो नेचुरल नंबर से नहीं मिलेगा भाई, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। थर्ड जो है मेरा फॉल्स है। और फोर्थ कह रहा है कि प्लस एन कर देंगे डिफिनेटली ये इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, और इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर्स में नहीं होगा, तो ये तो बात ट्रू है, दिस इज़ द ट्रू ईयर। और मुझे नॉट ट्रू की तलाश करनी है, यानी फॉल्स की तलाश करनी है, तो फॉल्स मेरा 3 है, इसलिए सही है। क्यों सही है? बिल्कुल क्लियर हो गया, नो डाउट। नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ रही होगी। कितनी खूबसूरती ढंग से लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की यहाँ बात की गई है। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है, मुझे उम्मीद है आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बावजूद इसके अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।